नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले 5 साल में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और घुसपैठियों को भारत से निकालने के लिए जो नागरिकता कानून बना उसके 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक नियमों का पता नहीं। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ और कानून बना। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। यह कानून 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित हो गया। तब से लेकर आज तक इस कानून को लागू करने के नियम नहीं बने हैं। इस 12 दिसंबर को नागरिकता कानून को बने 2 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक इसके नियमों का पता नहीं। क्या यह मान लिया जाए कि सरकार अब इस कानून को लेकर गंभीर नहीं है? नियमों का नहीं बनना या लंबे समय के लिए टालते जाना कृषि कानूनों की वापसी के समान ही कोई दूसरा रूप है। जिस कानून को साहसिक, तात्कालिक, ऐतिहासिक सब बताया गया, वोट बैंक से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में लिया गया फैसला कहा गया, उसके लागू करने के नियम 2 साल में नहीं बने। आप उस वक्त लोकसभा में या चुनावी रैलियों में इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुन लीजिए। लगेगा कि यह कानून इतना जरूरी है कि शनिचर को पेश हो, रविवार को पास हो, इतवार को और सोमवार को कानून बन जाए, लागू हो जाए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी मत लाओ, घुसपैठियों को मत निकालो। अरे राहुल बाबा, आपको जो बोलना है बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 2024 में जब आपके वोट लेने आएंगे, उसके पहले पूरे देश के अंदर एनआरसी लगाकर घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता। तो गृह मंत्री बताएं कि उन घुसपैठियों को पहचानने और निकालने के लिए जो कानून पास हुआ उसके नियम कहां हैं? क्या इस देरी से घुसपैठियों को लाभ नहीं हो रहा होगा? 2 साल तक सरकार नियम क्यों नहीं बना सकी? केरल के एर्नाकुलम के कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने नागरिकता कानून को लेकर सवाल पूछा है। इसके जवाब में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक जवाब दिया है। सवाल था कि क्या सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी और नागरिकता कानून को लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? जवाब में नित्यानंद राय मंत्री ने लिखा है कि नागरिकता कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। नागरिकता कानून के तहत जब नियम बन जाएंगे, तब इसके तहत आने वाले लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन को लागू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तब कोई नेता किसी भी चुनाव में कुछ भी बोल देते हैं कि नागरिकता रजिस्टर पूरे देश में लागू होगा, लेकिन सरकार कहती है कि अभी तक ऐसा करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने अपने जवाब में यही कहा है कि नागरिकता कानून के तहत नियम बन जाने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनके नेता ये कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी हमारा मुद्दा है, हमारा लक्ष्य है। आज इन्होंने कह रहे हैं कि अभी कोई कानून नहीं बना। क्या इनके सारे सवाल और जवाब जो होते हैं वो इलेक्शन को देखते हुए होते हैं? तुमने इतना बड़ा हंगामा करा दिया पूरे देश के अंदर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च हो गया, कितने लोग मारे गए, और अब आप ये कह रहे हो कि अभी हम कोई नियम नहीं बना रहे हैं। अच्छी बात है, ना बनाए नियम। इससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर होगा, जिनको इन्होंने एक्सक्लूड किया है। जो अमेंडमेंट एक्ट नहीं बना जो सिटीजनशिप का, तब अगर तो उसी पर तो विरोध हुआ। तो ये कहना है कि नहीं बना है तो ये कन्फ्लिक्ट सिग्नल्स देनी, मुजाद इशारे देने, वो तो गलत बात है ना। कब का कानून लागू हो गया है सर? लेकिन बात यह है कि देखिए, उस पर तो शुरुआत उन्होंने की जब विरोध उसी पर हुआ। अगर कानून पहले दिन नहीं बनता तो कोई विरोध ही नहीं होता। कानून कब का पास हो गया, लेकिन अभी तक नियम नहीं बनाया सर कुछ को लेकर। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये होना चाहिए। मेरा मांग है, ये विश्वास है भाजपा ये काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। पिछले साल जुलाई में सरकार ने नियम बनाने के लिए जनवरी 2022 तक का समय मांगा था। ये लोकसभा में जानकारी दी गई थी। गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान है कि कोविड के टीकाकरण पूरा होने के बाद नागरिकता कानून के नियम बनाए जाएंगे।
उन्होंने तो यहां तक बयान दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो पहली कैबिनेट के बैठक में नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन इसके नियम तो बने नहीं और इसके लिए बंगाल में सरकार बनाने की जरूरत नहीं। आज तक इसका पता नहीं। उनके पुराने भाषणों को सुनकर हैरानी होती है कि इतने जरूरी विषय पर नियम तक नहीं बने हैं, जिसे लेकर तब क्या क्या कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मान्यवर, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। इस साल मार्च में जब असम में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में नागरिकता कानून का जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने उस एनआरसी को ठुकरा दिया और संकल्प पत्र में लिखा कि सही एनआरसी लेकर आएंगे, संशोधित एनआरसी। उस पर भी क्या हो रहा है, क्या किसी को कुछ पता है? असम में विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, और यह कई जगहों पर छपा है, कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही एनआरसी लाएंगे, करेक्टेड, जो सही नागरिक है उनकी रक्षा करेंगे, घुसपैठियों की पहचान करेंगे। लेकिन तब यह सवाल उठा था कि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर चुप्पी क्यों साध ली है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नागरिकता कानून लागू करने का वादा किया था। 5 साल से अधिक समय हो गया, यह कानून लागू नहीं हुआ है। असम स्टूडेंट यूनियन, असम जातीय परिषद, कृषक मुक्ति संग्राम ने मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह नागरिकता कानून को भी वापस लिया जाए। इन संगठनों ने ऐलान किया है कि इस 12 दिसंबर को इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसी तारीख को यह कानून बना था। 18 नवंबर के द हिंदू में विजेता सिंह की एक रिपोर्ट फ्रंट पेज पर छपी है। इस रिपोर्ट में सूचना के अधिकार से हासिल जानकारी के आधार पर लिखा गया है कि असम के नेशनल रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट में मात्र 1032 लोगों का मामला संदिग्ध पाया गया है। सोचिए, घुसपैठ को लेकर कितना बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ कि पूरा असम घुसपैठ से भर गया है, लाखों लोग आ गए हैं। इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई भी चली। 1600 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए गए और उसका नतीजा यह निकला है कि 1032 लोग संदिग्ध पाए गए। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट को भी अधिसूचित तक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार एनआरसी को बीजेपी नहीं मानती है। हिंदू अखबार ने लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के संयोजक को बार बार कहा है कि जो संदिग्ध हैं उन्हें रसीद जारी की जाए, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हुआ है। अब जो हमारा ये सीएए का मामला है, इसमें रवीश समझिए कि संविधान ने जब नागरिकता का प्रावधान किया था तो ये कहा था कि हम एक लिबरल सिटीजनशिप का लॉ बनाना चाहते हैं और जो भी भारत में पैदा होगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर 1987 में हमने उसे रेस्ट्रिक्ट किया, 2003 में हमने और रेस्ट्रिक्ट कर दिया और अब जो ये 2019 में हमने लॉ बनाया, इसमें क्योंकि रिलीजन बेसिस आ गया और जो सबसे बड़ी वजह इस लॉ को बनाने की थी, उत्पीड़न हुआ हो, परसिक्यूशन हुआ हो, सीएए में शब्द परसिक्यूशन मिसिंग था। रूल्स बनाते समय परसिक्यूशन को लाना जरूरी था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लॉ बन जाता है और लागू नहीं होता। 44वें संविधान के संशोधन को देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आर्टिकल 22 में आज तक 1978 का अमेंडमेंट है, इसको नोटिफाई नहीं किया गया। बेसिकली सिटीजनशिप के मामले में आप किसी को भी दे सकते हैं। जो अफगानिस्तान में हुआ उसने साबित किया कि यह लॉ सही से नहीं बन पाया, वरना आज वहां की औरतों को जिनका उत्पीड़न हो रहा है, हजारास को, ताजिक्स को, शियास को, जो तालिबान की रिजीम में उत्पीड़ित हो रहे हैं,
उनको हम नागरिकता देने में सक्षम होते। 2 साल हो गए नागरिकता कानून के। इस कानून की राजनीति ने असम की राजनीति को और उलझा दिया है। घुसपैठ का बवंडर खड़ा किया गया और उस राजनीति का विस्तार देश के अन्य इलाकों में भी किया गया। कोविड और तालाबंदी के दौर में सरकार नए नए कानून अध्यादेश लेकर आती जाती रही, लेकिन नागरिकता कानून के नियमों को बनाना भूल गई। केरल के सांसद हिबी ईडन के ही सवाल के जवाब में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वो ये है कि 2017 में 1,33,049 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2018 में 1,34,561 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2019 में 1,44,017 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2020 में 85,248 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। सितंबर 2021 तक, यानी इस साल के सितंबर तक 1,11,287 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इसी जवाब में यह भी बताया गया है कि विदेश मंत्रालय के पास जो सूचना है उसके मुताबिक 1,33,00,000 भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। मामूली संख्या तो नहीं है। यह संख्या बताती है कि अवसरों की तलाश में भारतीय किस तरह से पलायन कर रहे हैं। 1.25 करोड़ से अधिक भारतीय विदेशों में हैं। भारतीयों ने बाहर जाकर जो हासिल किया है, क्या वो यहां रहकर हासिल नहीं कर पाते? बाहर गए भारतीयों ने शानदार तरीके से उन देशों की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। 6 लाख लोगों ने इन 5 वर्षों के दौरान अगर भारतीय नागरिकता छोड़ी है तो कारण जानना चाहिए। ये कौन लोग हैं? क्या ये सुपर अमीर लोग हैं या साधारण लोग भी हैं? जिस तरह से नागरिकता देते वक्त अलग अलग देशों में इंटरव्यू होता है, उसी तरह नागरिकता छोड़ते समय एग्जिट इंटरव्यू होना चाहिए कॉर्पोरेट की तरह, कि क्यों भारत जैसे महान देश की नागरिकता छोड़ने का विचार उनके मन में आ गया, कैसे आया, कोई कैसे भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। लगता है कि 6 लाख लोग गोदी मीडिया नहीं देखते हैं, वरना अमेरिकी नागरिकता छोड़ भारत आ गए होते। रवीश, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, जो ये राइट देता है कि आप अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 9 है, जो कहता है कि आपने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अमेरिका में अगर आप देखें तो 2012 से लेकर अब तक सिर्फ 2,999 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी है। और रवीश, आपको जान के ताज्जुब होगा कि अर्जेंटीना का संविधान यह कहता है कि अर्जेंटीना का नागरिक अपनी नागरिकता नहीं छोड़ सकता। देखा जा सकता है कि क्या यह कोई नया ट्रेंड है? क्या पहले भी इतने ही लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ते रहे हैं? संसद में विपक्ष के सांसद लगातार इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। यही नहीं, अगर आप सवालों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि विपक्ष सरकार पर कितनी पैनी नजर रखता है। आज संसद के परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। संसद के पहले दिन यहां केवल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज कई विपक्षी दलों के कई सांसद राज्यसभा के निलंबित सांसदों के समर्थन में जमा हुए। यह एक बदलाव दिखा। तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि उसके निलंबित दोनों सांसद हर दिन गांधी प्रतिमा के सामने 8 घंटे तक 10 बजे से लेकर 6 बजे तक धरना देंगे। दूसरे दलों के सांसद भी धरने में शामिल हो सकते हैं। निलंबित सांसदों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किस बात के लिए माफी मांगी, जनता की बात उठाने के लिए? बिल्कुल नहीं। जयराम रमेश जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्यसभा से सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, तृणमूल और बसपा ने भी। जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उसका विरोध हो रहा है। अलोकतांत्रिक तरीके से बिल पास किया गया, जो सवाल उठाते हैं उन्हें निलंबित किया जाता है। दूसरी तरफ राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जिन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में हुड़दंग किया, हंगामा किया, उन्होंने संसद के किस नियम के तहत यह सब किया? संसद की गरिमा को विपक्ष के सांसदों ने शर्मसार किया है और वो खेद जताने को तैयार नहीं। यह दुख की बात है कि उन्हें खेद जताना चाहिए था,
राज्यसभा के चेयरमैन ने राज्यसभा की गतिविधियों की कई महीने तक समीक्षा करने के बाद निलंबन का ये फैसला लिया है। इधर बीजेपी रेजिम में, मोदी जी की रेजिम में तानाशाही चल रहे हैं, हिटलर शाही, तुगलक शाही चल रहे हैं। लेकिन किसान मूवमेंट ने दिखा दिया, उनको कॉम्पेल किया ना ये मोदी शाही रिपील करने का, ये किसान बिल रिपील करने का। तो अक्सर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बीइंग किल्ड ओवर हियर, उसको वापस लेना है। एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। और कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई माननीय सदस्य माफी मांग लें और आगे की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है। सदन के भीतर भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के समक्ष यह सवाल विस्तार से उठाया और कहा कि जिन्हें निलंबित किया गया है उनका नाम तक नहीं लिया गया। जवाब में सभापति ने भी विस्तार से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि पिछली बार नाम तो लिया गया था जब हंगामा हो रहा था। The suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. On 10th, we have named members. We have requested them also to go to their respective seats. जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनमें से कुछ के सवाल रद्द कर दिए गए। जब वे सदन में नहीं हैं तो उनका नाम लेकर कैसे जवाब दिया जा सकता है। उन्हें हर तरह की गतिविधियों से निलंबित किया गया है। पिछले मॉनसून सत्र में भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को निलंबित किया गया था, तो उनके पूछे गए सवालों को भी रद्द कर दिया गया। हमारा सवाल यही है कि क्या सांसद के सदन में व्यवहार के कारण उनके पूछे गए सवालों को रद्द किया जा सकता है? क्या उस सवाल को जनहित से अलग करना उचित है? हमने इसे लेकर पीडीटी आचार्य से बात की, जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं और संविधान के विशेषज्ञ भी रहे हैं। जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, उसको मेरे ख्याल से थोड़ा अलग से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग है। वो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का एक बहुत सशक्त उपकरण है वो। इसलिए खैर स्टार्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो हाउस के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो स्टार्ट क्वेश्चन उनके नाम पर लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अनस्टार्ट क्वेश्चन तो लगाना चाहिए, क्योंकि वो जनता के सवाल को उठाते हैं। भूतकाल में जो कई बार जब सस्पेंड हुए हैं मेंबर्स, उसमें मेंबर्स और कई कारणों से कभी कभी स्पीकर के ऊपर काफी अटैक किया जाता है। उस हालत में जब उसको वापस लेना होता है तो ये तो मांगते हैं कम से कम आप अपोलोजाइज कर लो स्पीकर से, हाउस से, तब जाके आपको वापस लिया जाएगा। ये हुआ है कई बार। लेकिन किसी एक प्रिंसिपल को लेके या किसी बात को लेके, पब्लिक इश्यू को लेके अगर इस तरह की बातें होती है और सस्पेंशन होता है, तो उसको फिर उसके लिए फिर माफी मांगने का कोई सवाल तो होता नहीं है उसमें। जब उनको आप किसी को दंडित करते हैं तो उसके पहले तो आप उनकी बात तो सुनना चाहिए। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, संविधान ये मांगता है। और जो भी काम स्टेट के कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ऑर्गन हो, वो ये कोई एक्शन लेता है बिना ये
जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को माने बिना कोई एक्शन लेते हैं, वो तो एक्शन वाइज नहीं माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो ये है, अगर इनको लगता है तो एक ग्राउंड इसमें बनता है कोर्ट में इसको चैलेंज करने का, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन एक तरह से हुआ है। संसद में सवाल का ही कमाल है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूछा है कि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड महामारी के बाद बंद हुई कंपनियों का डिटेल बताइए। तो सरकार ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार 2016 के नवंबर में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद बंद होने वाली कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जितनी कंपनियां अगले साल खुली हैं उससे 2 गुनी बंद हो गई हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, उसके बाद जो नई कंपनियां खुली हैं उससे ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। यह जवाब वित्त राज्य मंत्री ने दिया है। 2016-17 में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या 12,808 थी, जबकि खुलने वाली कंपनियों की संख्या 97,840 थी। लेकिन नोटबंदी के अगले साल 2017-18 में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या 2,36,262 हो गई, जबकि खुली 1,08,075। 2017 की जुलाई में जीएसटी लागू हुई थी, तो 2018-19 में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या 1,43,233 हो गई, जबकि खुलने वाली नई कंपनियों की संख्या 1,23,938 हो गई। जवाब में यह भी लिखा है कि कानून में बंद कंपनियों की कोई परिभाषा नहीं है। एक नियम के अनुसार जब 2 वित्तीय वर्ष तक किसी कंपनी का ऑपरेशन बंद रहता है तो रजिस्ट्रार जनरल उसे सूची से बाहर कर देते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैंकों के अधिकारी बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे के तहत जमा हुए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में मुकेश सिंह सेंगर ने इस पूरी घटना को कवर किया है। दिल्ली का जंतर मंतर, बैंक बचाओ देश बचाओ रैली चल रही है। देश भर से बैंक कर्मचारी, किसान और छात्र इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। अगर ये बिल पास हो गया तो सरकारी बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे, जो देश के लिए घातक हैं। वित्त मंत्री महोदय के पास 4-5 सवाल है। ये निजीकरण किसके हित में हो रहा है? ये क्या आम आदमी के हित में हो रहा है या चंद पूंजीपतियों के हितों में हो रहा है? अगर बैंक निजीकरण हो जाए, जे आम नागरिक है जिसका जो धनराशि है, जिसका जो जमा पैसा है, ये क्या सुरक्षित रहेगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा बैंक पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। सरकार ने कॉरपोरेट का लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया है। अब निजीकरण के बाद क्या कमजोर तबके के लोगों को बैंक की नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा और क्या गरीब लोगों को सस्ती बैंकिंग मिल पाएगी? ये जो गरीब तबका है, आज उन सबको कहीं ना कहीं एक हक देने में, उनके रोजी रोटी चलाने में, उनका जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण एक उनका भाग है। और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा नीति है, जो देश को बेचने का, कॉर्पोरेट के हाथ में बेचने का जो एक नव उदारवादी पूरा जो नीति मोदी सरकार का है, उसके हम पूरे विरोध में हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने हमारा नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, और अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाला है। हमने भारत यात्रा की है और अभी ये मोर्चा निकल रहे हैं। हमें सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक देना चाहिए और बैंकों को ऐसे ही रहना चाहिए जो कि देश के लिए भी हितकारी हो। फिर जॉब सिक्योरिटी सबसे पहली परेशानी है। अभी एक एज के बाद में हमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एज तक ही वो जॉब मिलेगा। अभी वैसे भी जॉब्स है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं अभी, और उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग कैसे आगे फेस करेंगे अपनी? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। जनधन योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने ही, उसे हमने सक्सेसफुल किया है, ना कि प्राइवेट बैंकों ने। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे बैंकों को निजीकरण ना किया जाए। उसका हम जोर तोड़ विरोध करते हैं।
क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या परेशानी? प्राइवेटाइजेशन किसी का भी हित में नहीं है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ कॉर्पोरेट का हित में है। वो एंटी एम्प्लॉय है, एंटी पीपल है, एंटी सोशल है, इसलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब दूसरे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर भी ध्यान देगी। एक ऐसी ही लड़ाई बैंकों के निजीकरण के विरोध की है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बीच करीब 45,000 डॉक्टर घर बैठे हैं और देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोरोना की वजह से पहले ही नीट की परीक्षा देर से हुई, अब काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर ने अब 3 दिसंबर तक सारे अस्पतालों में कामकाज बंद करने की धमकी दी है। रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। ये देश के अलग अलग शहरों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की तस्वीरें हैं। कोरोना की वजह से पहले नीट टली, कुछ दिन बाद जब परीक्षा हुई तो अब काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों के बावजूद करीब 45,000 डॉक्टर घर बैठे हैं। पीजी के पहले साल के छात्रों के अब तक न आने का खामियाजा शंकर जैसे डॉक्टर भुगत रहे हैं। शंकर पीजी के दूसरे साल में हैं, लेकिन अस्पताल में इनको पहले साल के छात्र के तौर पर ही अब तक काम करना पड़ रहा है। एग्जाम है नीट, जनवरी में होना था, लेकिन उसको कोविड की वजह से उसको सितंबर में हुआ वो एग्जाम। पहले से ही 8 मंथ का डिले हो गया। सो कोई नहीं तो एटलीस्ट जब एग्जाम हुआ तो तुरंत से तुरंत काउंसलिंग करके भर्ती कर देना चाहिए था, बट उधर भी डिले कर दिया। और एक नया मामला आ गया कि EWS का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी 3rd वेव आएगा तो डॉक्टर्स ही नहीं है अस्पताल में, तो काम कौन करेगा? आपने देखा है कि 2nd वेव में कितना लोग डेथ हुए थे। अब 3rd वेव आ गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार के साथ डॉक्टरों की बातचीत भी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने समस्या को जल्द निपटाने की बात कही है, लेकिन डॉक्टरों ने 3 दिसंबर से अस्पताल के सभी कामकाज ठप करने की धमकी दे दी है। कोरोना की लहर जब पीक पर थी तब इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देकर इन्हीं से सबसे ज्यादा वार्डों में काम लिया गया। लेकिन जैसे ही ये कोरोना की लहर हल्की पड़ी, अब इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर की पढ़ाई और शोध सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ये सब उस देश में हो रहा है जहां पर हर 1000 भारतीयों पर महज एक डॉक्टर है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।